हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 9 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि कैप्चर करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दिमाग यानी कि मस्तिष्क की गतिविधि कैप्चर करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होता है। और एक देख लेंगे इस तरह की ग्राफिक होती है जिसके अंतर्गत हम जो है हमारे मस्तिष्क की जो गतिविधि है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इस तरह की रिकॉर्डिंग में। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपने सुना होगा ईईजी के अलावा ईसीजी कई बार सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, एक तरह से ये हृदय की गति को कैप्चर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए, निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है? तो ये जीवाणु में इनकी जो है जीवाणु में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इनकी बैक्टीरिया में। देखिए, बैक्टीरिया इनकी जीवाणु, इसका अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है शैवाल और कवक, तो देखिए शैवालों का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में और कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। तो इस कुछ तरह के जो है अलग अलग चीज़ों का अध्ययन उसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, दियासलाई की नोक यानी कि मैच बॉक्स की नोक में जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है उसकी नोक में क्या रहता है? तो देख रहे होंगे फिगर में, इसमें एक तरह का लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, ये देख रहे होंगे फिगर में, तो लाल फास्फोरस होता है दियासलाई की नोक में। ठीक है, देखिए लाल फास्फोरस का जो हम देखते हैं कि ये जलने में सहायक होता है और ये एक रासायनिक तत्व है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या है 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो देखिए, हंसाने वाली गैस जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम फॉर्मूला होता है N2O है। और देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कि हीलियम का उपयोग वायुयानों के टायर में भरने में किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है और हल्के होने के कारण ये वायुयान को ऊपर उड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन के बारे में आपको बताऊं कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% लगभग होता है और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम तापमान पर कौन सी गैस द्रव में बदल जाती है? तो देखिए, न्यूनतम तापमान पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एक तरह से ये गैस में द्रव में बदल जाती है। ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ठीक है, इनकी इसका जो संबंध है वो किससे है? तो देखिए इसका संबंध है ध्वनि से इनकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए डॉपलर ने जो प्रभाव दिया था, इनकी जो डॉपलर का प्रभाव किसे कहते हैं? तो देखिए कि इसमें इन्होंने ध्वनि के बारे में बताया कि जब कोई श्रोता या कोई जो स्रोत उसके बीच में आपेक्षिक गति होती है, इनकी अगर जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और जो सुन रहा है उनके बीच में आपसी अगर जो गति होती है, तो हम देखते हैं कि जो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ता है उसकी आवृत्ति में कमी या जो है बेसी होता है, यानी कि वो कम होता है या अधिक होता है। ठीक है, और इसको ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये डॉपलर कौन थे? तो डॉपलर जब पूरा नाम था जोहान इसाई डॉपलर, और इन्होंने देखिए सबसे पहले 1842 में इन्हें डॉपलर प्रभाव इन्होंने ये प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। ठीक है, और देखिए कि किसी भी इंजन की शक्ति को मापने के लिए हॉर्स पावर शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जब भाप इंजन बना था उस समय जो इंजन को उठाने के लिए जो है जो घोड़े का प्रयोग किया था, और उससे वहाँ से ये पता चला कि जो है जितने भी इंजन की शक्ति है वो एक तरह से हॉर्स पावर में नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? तो देखिए ऊन तंतु का विकल्प है नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए नाइलन क्या है, तो देखिए कुछ एलिफैटिक यौगिकों पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का समूह का नाम हम देखते हैं एक तरह से नायलॉन है। और देखिए यह रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री है जिससे हम देखते हैं कि जिसमें रेशे परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। और देखिए ये एक तरह से हम देखते हैं ऊन की ये एक सब्स्टिट्यूट है। और देखिए नायलॉन आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग हम देखते हैं दांतों के ब्रश, वस्त्रों और मोजों आदि सारी चीज़ों में बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है नायलॉन की चीज़ों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ये 88 RAN के रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितने होंगे। तो देखिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे 88 दिया हुआ ये हमारा एक तरह से ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ऊपर जो दिया हुआ है 226 ये क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक है 88। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है कि इनकी एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे 88 तो हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। और जो ऊपर हमारा जिसमें फॉर्मूला कहता है कि फॉर्मूला क्या कहता है कि एटॉमिक भार में से जो हमारे एटॉमिक मास होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो हमारा प्रोटॉन हमारा 88 हो गया, तो हम 226 में अगर 88 माइनस कर देंगे तो 138 आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 138 और 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 140 से लेकर 180 mg ये कोलेस्ट्रॉल का जो है एक लेवल होता है, इतना सामान्य स्तर होता है कोलेस्ट्रॉल का मनुष्य के रक्त में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंकाल तंत्र से क्या तात्पर्य है। तो देखिए कंकाल तंत्र का क्या कार्य है, तो देखिए उपयुक्त सभी कंकाल तंत्र का एक कार्य है। देखिए इनकी पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना और शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, ये एक तरह से कंकाल तंत्र का मेन कार्य है। देखिए कंकाल तंत्र से आप केवल ये ना समझें कि केवल हड्डियों का ढांचा है, नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये हम मानते हैं कि इसमें जो हमारे शरीर की सख्त संरचना होती है वो सारे एक कंकाल तंत्र का जो है पार्ट है जो हमारे शरीर को रक्षा करती है। और देखिए यह अस्थियों, उपास्थियों और सिरा और स्नायु और अस्थि मज्जू इनके लिगमेंट, इन सारी जो है जैसे संयोजी ऊतक से बना होता है। ठीक है, और देखिए हड्डियों की अगर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है जो कान में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो जांग में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटोमीटर इसका प्रयोग किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन की यानी कि वेपोरेशन की जो रेट होती है उसको नापने में किया जाता है। देखिए अमीटर, अल्टीमीटर और क्रेस्कोग्राफ, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए अमीटर यानी कि विद्युत धारा को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर ये ऊंचाई सूचित करने के लिए वैज्ञानिक यंत्र है जिससे हम देखते हैं ऊंचाई नापा जाता है। और कैस्कोग्राफ जो पौधे की वृद्धि को एक तरह से नापा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें देखते हैं, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में कौन से कैंसर होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ल्यूकेमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ल्यूकेमिया क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें हम देखते हैं शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, और देखिए ये दो प्रकार के होती है मेन, तो एक होता है एक्यूट ल्यूकेमिया, दूसरा होता है कि क्रोनिक ल्यूकेमिया। जो हमारी एक तरह से एक्यूट होती है, जो तीव्र ल्यूकेमिया होती है वो बच्चों में अधिकतर दिखाई देता है। और जो हमारा क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है वो जो है वयस्क इनकी जो वयस्क के हम देखते हैं वृद्ध व्यक्तियों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे ये नॉर्मल स्तर होता है जो हमारा नॉर्मल ब्लड का। अगर ल्यूकेमिया हो जाता है तो इस तरह से ये वाइट ब्लड सेल जो है आप देखेंगे वाइट ब्लड की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है। इनकी ल्यूकेमिया जब होता था वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु और अधातु के गुण पाए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं उपधातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए उपधातु के उदाहरण कौन से हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे उपधातु के एक उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की त्वचा का रंग किससे बनता है। इनकी देखिए कि जो हमारा त्वचा का रंग है वो किसके कारण बनता है। तो देखिए ये इसके लिए है मेलानिन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, कई बार मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया है। देखिए इंसुलिन का क्या कार्य होता है, क्या होता है इंसुलिन, एक प्रकार का ग्लूकोज है
जो रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और देखिए इसमें इसकी अगर अनुपस्थिति होती है, ठीक है, इंसुलिन की, तो इसमें मधुमेह रोग हो जाता है और इसके इंजेक्शन से रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? तो इसकी सबसे बाहरी दीवार है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप फिगर में देख लोगे, ये एक तरह से जो हमारा जो कोशिका है उसकी जो एक तरह से एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सबसे जो बाहरी हमारा स्ट्रक्चर है, एक तरह से हम देख लेंगे जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक व मुंह से खून क्यों निकलने लगता है? तो देखिए इसका क्या कारण है, पहाड़ों पे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे वायुमंडल का दाब वो घटता रहता है, ठीक है। और हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है और हमारे जो शरीर के ऊपर जो दाब बना रहता है जो वायुमंडल के द्वारा, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो मुँह और नाक से खून निकलने लगता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का दाब घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन है ए, यानी कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जो समुद्र या बहुत गहरे पानी में हम देखते हैं कि वही चीज़ का पता लगा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट की रेज यहाँ से छोड़ी जाती है और अगर कोई वस्तु अगर होती है तो उससे टकरा कर वापस आती है, ठीक है। ये एक तो यहाँ पे यहाँ से वो छोड़ी जाती है और यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है। देखिए सोनार का आविष्कार पॉल लैंगविन ने किया था और सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है और इसमें पराश्रव्य तरंगों का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव, यानी कि ये सीक्रेट करता है जो देखिए कि हमारे कोशिका द्रव्य के केंद्र के समीप एक कुछ थैली नुमा आकार का होता है और इन्हें हम गोल्जी का या गाल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। और इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, इसकी खोज की थी, ठीक है। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है, इनकी कौन सा ईंधन उसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम प्रयोग किया जाता है हमारे नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। और देखिए नाभिकीय रिएक्टर में हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और जिससे हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्यों में हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैंग क्या होता है? तो देखिए गैंग एक तरह से कि जो पृथ्वी से उत्पादित जितने भी खनिज अयस्क होते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है और उसको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पृथ्वी में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अयस्क जैसे जैसे मिट्टी हो गया या रेत हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जितने भी खनिज लवण प्राप्त करते हैं उसमें सारी ये चीज़ पाए जाते हैं, तो इसको ही एक तरह से हम गैंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किस प्रकार की मछली के सेवन से होता है? तो ये शीशाग्रस्त मछली, यानी कि अगर वो शीशाग्रस्त मछली है तो उसके सेवन से हमें ये मिनी माता रोग हो सकता है, ठीक है। और देखिए इस रोग के क्या लक्षण है? तो ये हाथों और पैरों में शून्य पड़ जाता है और सामान्य मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, हमारी दृष्टि की हानि, सुनाई कम देता है और जो है जो बोलते हैं आवाज़ कम निकलती है। तो ये सारे कुछ इसके लक्षण हैं। सॉरी देखिए इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा पारा से ग्रसित होगा, शीशा नहीं, यहाँ पे पारा से ग्रसित होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कीट नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मकड़ी यहाँ पे कीट नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मच्छर, खटमल और घरेलू मक्खी ये सारे कीट है। देखिए कीट है या नहीं इसका पता कैसे लगाएंगे? तो देखिए कीट के कुछ एक अलग स्ट्रक्चर होता है। देखिए इनका सिर, जो पूरा शरीर है वो सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है और शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी जो है रचना होती है, ठीक है। और इनके जो सिर में दो संयुक्त नेत्र होते हैं और ये जंतु एक लिंगी होते हैं और जल और स्थल दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं। जैसे तिलचट्टा हो गया, मच्छर, मक्खी और ये झींगा, कीकड़ा, ये सारे हमारे कीट के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जो कीट है ऑर्थोपेडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है और इसमें ये जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है, ऑर्थोपेडा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तालाबों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो देखिए मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार की मछली होती है जिसका नाम है गैम्बूसिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा और वो एक तरह से मछली जो है मॉस्किटो फिश भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये एक तरह से मॉस्किटो को जो है साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव
धातु है, तो देखिए यहाँ पे एक तरह से एक प्रकार का द्रव है जिसका नाम है मरकरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक तरह से ये द्रव है, लेकिन ये एक तरह से मेटल के रूप में इसको यूज़ करते हैं। तो मरकरी एक ऐसा द्रव है जो धातु भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि धातु क्या होता है, तो देखिए एक ऐसा तत्व जो हम देखते हैं सरलता से जो है धनायन बनाते हैं और धातु के परमाणु के साथ वो धात्विक बंध बनाते हैं, ठीक है। और देखिए धातु का घनत्व भी उच्च होता है और इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है और इसको हम धात्विक चमक भी कहते हैं। तो ये कुछ गुण है जो है धातु के यानी कि मेटल के। और देखिए एक हमने अभी बात की थी कि धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, उसको कहते हैं उपधातु, और इसका एग्जाम्पल अच्छा है वो है आर्सेनिक, ठीक है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव का संबंधित किससे है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।